हेलो डियर स्टूडेंट। तो कल एक वीडियो हमने आपको दिया था एलिमिनेशन नीड वाला नर्सिंग फाउंडेशन का। तो आज उसका दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के। ये सब्जेक्ट है, कल हमने बताया था कि आपके जेएनएम में भी मिलेगा, एएनएम में भी मिलेगा, ठीक है, एएनएम के भी सिलेबस में मिलेगा और बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वाले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि जिस पेशेंट का अगर पेशाब रुक जाए या फिर पास ना हो रहा हो तो उस मरीज़ की देखभाल कैसे हम करेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना होगा, ड्रग्स क्या होगा या फिर कैथेटराइजेशन यानी कि कैथेटर कैसे डालेंगे, कौन सा कैथेटर यूज करेंगे, किस कलर का यूज करेंगे, इस पर हम इस पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो डियर हमारे चैनल पर अगर ये नए हैं, अगर अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो डियर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में डालता हूँ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि आपका नोट्स प्रॉपर रहे डियर, ठीक है। बाकी मेहनत करता हूँ आप ही के लिए, ठीक। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ के देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मतलब कि जानकारी है, जहाँ तक हो सकता है आप मैंने सिंपल से सिंपल वर्ड में, सेंटेंस में कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिक्कत ना हो, समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने दिया था आपको कि एलिमिनेशन में क्या क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी हमने दिया था, टर्मिनोलॉजी और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो यूरिन आउटपुट को कम या घटाते या बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं और कौन ऐसे हैं जो घटाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया था। और कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूरिनरी एलिमिनेशन से बताया था, ठीक है, जैसे पायूरिया, डिसयूरिया, ठीक है, ये सभी हमने बताया था। तो काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। तो आप अगर जाना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट वाले का लिंक रहेगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना काफ़ी अपने दोस्त यार में, या फिर अदर कॉलेजेज में आपके दोस्त यार हों तो वहाँ पे आप शेयर करिएगा। मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप भी इतना करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तक पहुँचाइए, बस यही आपका काम है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए डियर क्या करते हैं, आगे देखते हैं। पार्ट 2 में हमने आपको लेके आया कि यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जब मरीज का पेशाब रुक जाए तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो डियर देखिए, केयर ऑफ पेशेंट विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है, केयर ऑफ पेशेंट विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन में तो इसमें हम देखेंगे कि मरीज़ का जब पेशाब रुक जाए तो उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे। पेशाब रुक गया, उसका ब्लैडर में से पेशाब बाहर नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, हो सकता हो पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो, ब्लैडर में ना दिक्कत हो कि आगे यूरेथ्रा में दिक्कत हो, ठीक है, या फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पे दिक्कत हो, ट्यूमर बन गया है, या जो भी है कारण। तो पहले तो हम बताएंगे कि रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होता है, यानी पेशाब का रुकना क्या होता है। तो इसका मतलब है सीधा कि मीन्स यूरिन इज रिटेन्ड इन ब्लैडर, यानी कि यूरिन ब्लैडर में ही भरा है, ब्लैडर से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट को सीवियर पेन होता है, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन में इसको पहले तो हम देख लें कि इसका कारण क्या होता है, क्यों रुक जाता है यूरिन, क्यों रुक जाता है ब्लैडर में। तो पहला कारण इसका है यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो यूरेथ्रा होता है ब्लैडर से, जब ब्लैडर से आता है, जब यूरेथ्रा में, ठीक है, जो इंस्फेक्टर होता है इसको क्रॉस करता है। तो यहाँ पे अगर मेल में बात करें तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, फिर उसके बाद ये पेनिस में जो है कि यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रल मीटस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इंसिजन हो गया या ट्यूमर बन गया या कुछ घाव हो गया या रुक गया, ठीक है, तो इसकी वजह से पास नहीं हो रहा। और फीमेल में बात करें तो ब्लैडर में ही और थोड़ा सा लगभग मतलब 6 to 8 इंच का ही होता है। तो उसमें जो है कि रास्ते में उसके यूरेथ्रा में हो सकता हो मे बी कोई लेशन, घाव हो गया हो या फिर कोई ट्यूमर बन गया हो, ठीक है, उसकी वजह से। लेकिन ज़्यादातर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जो मेल में देखने को मिलता है, ज़्यादातर दिक्कत यही होता है, पेशाब रुकने का। मेल में अगर पेशाब रुक रहा है तो ज़्यादातर दिक्कत बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बीपीएच की वजह से होता है। दूसरा ये है डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ ब्लैडर मसल्स, यानी कि जो नर्व्स थी, जो न्यूरॉन्स
न्यूरॉन्स थी ब्लैडर को भरने के बाद, जब यूरिन ब्लैडर में भर गया तो यूरिन जो भरने के बाद जो ब्लैडर का वॉल था यहाँ से जो न्यूरॉन सेंसेशन लेके जा रहे थे, यानी कि यूरिन को पास करने का जो अर्ज था वो रिफ्लेक्स एक्शन ही नहीं जनरेट हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को पेशाब लगा है कि नहीं लगा है कुछ पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाएगा उसका, उसे खुद नहीं पता होगा। ठीक है, अर्ज ही नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा कि उसका यूरिन पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल रिफ्लेक्स ही जनरेट नहीं हो रहा है। और न्यूरल रिफ्लेक्स इसलिए जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि जो है कि न्यूरॉन में कहीं दिक्कत है, या तो ट्रॉमा हो सकता है, या इंजरी हो सकता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैक ऑफ मसल स्टोन, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जो डिट्रेसस मसल होते हैं, डिट्रेसस मसल, इस वॉल में जो डिट्रेसल मसल होते हैं ये स्मूथ मसल होते हैं, और इस स्मूथ मसल्स में टोन ख़त्म हो जाता है। टोन ख़त्म होने से जो है कि देखिए लैक ऑफ मसल स्टोन, ठीक है, स्टोन नहीं ये टोन है। ठीक है, मसल स्टोन यानी टॉनिसिटी खत्म, यानी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। और वो जैसे लाइक दैट, देखिए कुछ ऐसे ट्यूब होते हैं, ट्यूब में आप जैसे कि मान लीजिए बैलून, रबड़ का कोई थैला है मान लीजिए, आप जब से तक उसमें एयर व वाटर नहीं भरेंगे तो वो ऐसे रहेगा। तो इसमें जैसे ही एयर वाटर भरेंगे तो वो जैसे ही इन्फ्लेट करेगा यानी फूलेगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। वो क्या, आप फुला रहे हैं और वो आपके एयर के प्रेशर को विरोध करेगा, एयर के प्रेशर को अगेंस्ट विरोध करेगा, तो उससे क्या होगा, इसके वॉल में स्ट्रेचिंग आ जाएगा, ये टोन है। वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो इस कंडीशन में जब मसल स्टोन, इसमें टोन खत्म हो जाता है तो ये रिलैक्स ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और ये बंद कर लेता है। ठीक है, इंस्पेक्टर को बंद कर लेता है, यानी स्पाज्म होता है, यानी ये कह सकते हैं कि एटॉनिक, ये एन है, एटॉनिक इन ब्लैडर, या फिर एटॉनिसिटी इन ब्लैडर मसल में टोन ही नहीं है, ख़त्म हो गया है उसकी वजह से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। प्रेशर ऑन ब्लैडर बाय फीकल इम्पैक्शन, कभी कभी जो है कि इंटेस्टाइन में अगर फीकल मैटर कलेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, अगर पास नहीं होता है, उसकी प्रेशर की वजह से ही इस पे प्रेशर पड़ता है, तो ये ज़्यादातर दिक्कत ये फीटस में ज़्यादा देखने को मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी में। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है ये कंडीशन। लेस फ्लूइड इनटेक, या तो फिर बहुत ज़्यादा कम पानी पी रहा है, उसकी वजह से जितना ब्लैडर में बन रहा है वो वहीं पे पड़ा है, यानी यूरिन ही नहीं बन रहा है, ये कारण हो सकता है। एनी सर्जरी या ट्रामा, ठीक है, एनी सर्जरी या ट्रामा हो सकता है। हार्मोनल इनबैलेंस, ठीक है, या तो फिर हार्मोन्स का बैलेंस गड़बड़ हो गया हो, जैसे एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन या एडीएच का सिक्रीशन, एडीएच का सिक्रीशन क्या हो गया, बढ़ गया। एडीएच का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या फिर जो इसमें एल्डोस्टेरॉन है वो सिक्रीट होगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी यूरिन आउटपुट को कम ही करता है। ठीक है, अब उतना अमाउंट में यूरिन ही नहीं आ रहा है हार्मोनल चेंजेज होने की वजह से। ठीक है, चेंजेज इन लिविंग पैटर्न का मतलब कि ऐसे जगह पे रह रहे हैं तो उसको प्रॉपर प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है, और ना तो वो ढंग का खाना मिल पा रहा है, ना तो ढंग का इन्वायरमेंट है, ना तो वो है, तो लिविंग पैटर्न, या फिर ये कह लीजिए कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं चले गए काम करने के लिए, अभी कभी आप चले गए होंगे, ठीक है, किसी कारण से गए तो कहीं आके आप बोलते हैं यार यहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि कम से कम कहीं जाके इंसान यूरिनेट कर सके, पेशाब कर सके, या फिर अपना जो भी है वो कर सके, तो ऐसा होता है, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। कभी कभी जो है कि यूरिन को रोकना नहीं चाहिए, ये गलत बात है, नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये, और आपने जान के नहीं रोका, आपको प्रॉपर प्राइवेसी नहीं मिला इसलिए पास नहीं किया आपने। ठीक है, ऐसा फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल तो कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सम मेडिकेशन, कुछ ड्रग्स हैं जो ऐसा काज करते हैं, जैसे एनाल्जेसिक, ज़्यादा एनाल्जेसिक ले रहे हैं, ट्रांक्विलाइजर ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो स्टिमुलेशन आता है उसी को सप्रेस कर देते हैं। तो ये सभी कारण हैं यूरिन का रुकने के लिए। ठीक है, यूरिन रुक जाने का कारण ये सभी हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आइए इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंट कैसे करेंगे डियर, इसको देखना है। तो
तो देखिए प्रिवेंशन करने के लिए पहले सबसे पहले नेचुरल मेथड का इस्तेमाल, आप नर्स हो, ठीक है, आप नर्सिंग कर्मचारी हो, तो इसलिए आपको पहला काम है कि नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करना होगा कि नेचुरली अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, दवा ना देने पड़े या फिर कैथेटर ना डालना पड़े, पहले नेचुरल हम ट्राई करते हैं कि इसका यूरिन पास हो जाए, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। मरीज अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है अगर बेड पे है तो उसको प्रॉपर पोजीशन दीजिए, अगर मेल है तो बेड साइड पे स्टैंड खड़ा होने के लिए यूरिनल दे दीजिए। यूरिनल देखिए, यूरिनल और बेड पैन दो तरीके का होता है। बेड पैन देखिए ऐसे कुछ होता है, बेड पैन, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये बेड पैन हो गया, या फिर कभी ये जैसे मग्गा होता है वैसे यूरिनल होता है, ठीक है, ऐसे यूरिनल होता है, यहाँ पे मरीज़ को हाथ में दे दीजिए तो ये मग्गा ले लेता है और इसमें यूरिनेट कर देता है, और इस पर कैप लगा होता है, इस पर कैप लगा होता है और ये फ्लिप करके यहाँ पे बंद कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे अंगूठा रखते हैं और खुल जाता है, इसमें यूरिनेट करने के बाद वो कैप गिरा देते हैं, ऐसे गिर जाता है, कैप बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगर मेल है तो बेड साइड पे खड़ा कर दीजिए या फिर वहीं पे बैठा के करा सकते हैं उसको, मेल को बैठा के या खड़ा करा के कर सकते हैं, या फिर बेड पर लेटे लेटे साइड लाइन में भी यूरिनल में करा सकते हैं, उसको यूरिन पास करा सकते हैं। अब दिक्कत आती है इसमें, जैसे मान लीजिए अगर फीमेल है तो फीमेल को दो तरीके, या तो सिटिंग पोजीशन पे या कमोड पे, या तो बेड पैन दीजिए, ठीक है, बेड पैन, ये बेड पैन, ये यूरिनल, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद उसको प्राइवेसी, चाहे कोई भी हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, वो भी देखिए अगर मान लीजिए जब से तक 5 साल या फिर उसके अंदर जैसे ही मेच्योरिटी धीरे धीरे आती है तो वो मतलब कि शर्माने लगता है और उसको प्रॉपर प्राइवेसी चाहिए तभी वो पेशाब करता है, तो प्राइवेसी मस्ट है, चाहे वो किसी एज ग्रुप का हो, प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर मान लीजिए हो सकता हो कि वहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा मसल स्टोन ख़त्म हो गया तो लोकल, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया हो इंस्पेक्टर जो है यूरिनरी ब्लैडर का इंस्पेक्टर जो है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन इतना हो गया है कि ये खुल ही नहीं रहा है, और इधर से प्रेशर हो रहा है, इधर से प्रेशर जा रहा है, ठीक है, ये प्रेशर जा रहा है, तो इसमें इसको हम ढीला करने के लिए या इसको कॉन्ट्रैक्शन को हटाने के लिए पेरिनियम में फीमेल हो चाहे मेल हो, या पेरिनियम या लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा हीट एप्लीकेशन दे देते हैं, हीट एप्लीकेशन या मसाज कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि अर्ज आ जाता है यूरिन का। मैक्चुरेशन इज ए कंडीशनल रिस्पांस, इसका मतलब देखिए डियर, कंडीशनल रिस्पांस मतलब क्या है, मैक्चुरेशन या फिर पेशाब करना जानते हैं, ये कंडीशनल रिस्पांस क्यों कह रहे हैं, कंडीशनल मतलब है कभी कभी आप लोग फील किए होंगे कि जैसे नहाने जा रहे हैं, पानी गिर रहा है, उसकी वजह से आपको अर्ज आता है, पेशाब करते हैं, ठीक है। तो इंसान जब भी अगर जैसे कि पानी के पास पहुंचता है या पानी के टच में आता है या फिर पानी गिरती हुई साउंड आती है या फिर ऐसा, तो वो स्टिमुलेट करता है, वो अर्ज आता है। ऐसे डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे नहाने गए, वो मशीन चल रही है, नहाने चल रहे हैं या फिर शावर चल रहा है, उसमें जाने से पहले बहुत सारे लोग हैं जो पेशाब करके तब जाते हैं, और नहीं भी लगा रहता है तो वो जैसे मूड बनाते हैं, चलते हैं कि अब नहाने चलेंगे, और उधर से अर्ज आ जाता है पेशाब यूरिनेट करने का। तो ये इसी बोलते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशन का मतलब यह है कि जैसे पानी अगर गिर रहा है, कभी कभी उसकी वजह से अर्ज आ जाता है, पानी की कलकल की आवाज़ आ रही तो उसकी वजह से हो जाता है, शावर में पानी चल रहा है उसकी वजह से हो जाता है, या फिर पानी के संपर्क बॉडी में टच में आता है तो इसी संपर्क में, तो इसीलिए कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, ठीक है। या फिर कभी कभी किसी को देखते ही, ठीक है, कोई यूरिनेट कर रहा है तो उसकी वजह से भी यूरिन पास करने का अर्ज आ जाता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कंडीशनल रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। अप्लाई आइस टू द इनर थाई ऑफ मसल, देखिए इनर थाई ऑफ मसल यानी कि पेरिनियम का जो थाई होता है, थाई पेरिनियम का, जैसे मान लीजिए ये पेरिनियम है, ठीक है, सॉरी ये देखिए ये पैर हो गया दोनों, और ये घुटना हो गया, यहाँ पे ये घुटना होगा, और इधर ये थाई वाला एरिया हो गया, और ये थाई वाला, और ये पेरिनियम हो गया, ठीक है, ये पेरिनियम हो गया। तो थाई के जो इनर साइड में जो मसल्स है वहाँ पे हम आइस देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे आइस देंगे तो इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये खींचेगा, और खींचेगा तो ब्लैडर का इंस्पेक्टर में थोड़ा सा ओपनिंग होगी, तो उसकी वजह से यूरिन पास कर लेगा।
प्रोवाइड रीअश्योरेंस यानी आश्वासन और उसको इमोशनल सपोर्ट दें, ठीक है। प्रोवाइड हॉट इनेमा इफ़ परमिटेड, अगर कभी कभी परमिट किया गया हो तो प्रोवाइड करें उसको हॉट इनेमा, ठीक है। प्रोवाइड फ्लूइड फ्रीली अनलेस कंट्राइंडिकेटेड, देखिए अगर डॉक्टर ने बोला हो कि हाँ इसको दे सकते हैं फ्लूइड कंटिन्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला है कि इसको कम से कम फ्लूइड दीजिए तब नहीं देना है। अगर कंट्राइंडिकेटेड नहीं है तो फ्लूइड दे सकते हैं, और अगर कंट्राइंडिकेटेड है तो फ्लूइड नहीं देना है। आप पेशाब कराने के चक्कर में उसको और भी दिक्कत मत काज करिए, डॉक्टर ने बोला है कि इसको फ्लूइड मत दीजिए, ठीक है, तो नहीं देना है। और अगर कंट्राइंडिकेटेड नहीं है तो उसको फ्लूइड दे दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनेगा और वो पास करेगा, ठीक है, तो यूरिन रुका रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है तो हम ये बोलते हैं कि पानी तो पीते नहीं हो तो यूरिन कहाँ से होगा, ठीक है। तो ऐसा गर्मियों में ज़्यादा होता है, लोग पानी कम पीते हैं और पसीना ज़्यादा होता है तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है और यूरिन पास करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। इसलिए पानी खींच के पीना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। तो रोज़ कम से कम नहीं तो 4 से 5 लीटर तो 2 से 3 लीटर पी ही लीजिए करिए, ठीक है। स्टूडेंट, मैं सच बता रहा हूँ, ये वाटर इंजेक्शन बहुत ही फ़ायदा करता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक को एक्टिव करता है, ऑर्गन को फ्रेश करता है, आपको फ्रेश करके रखता है, आपके स्किन को इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, सारी चीज़ें। तो इसलिए वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, भले बार बार यूरिनेट करना हो, ठीक है। तो चलिए आइए, अब ये तो नेचुरल मेथड था डियर, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी कैथेटराइजेशन, क्या करेंगे, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अब मान लीजिए नेचुरल मेथड आप ट्राई कर लिए तब तक भी उसका यूरिन पास नहीं हुआ, यानी कि सारा चीज़ अपना लिए, जितना भी हमने पीछे बताया वो नेचुरल मेथड अपना लिया आपने, नहीं आया, तो क्या करेंगे, उसको यूरिन कैथेटराइजेशन करेंगे, यानी अब कैथेटर डालना होगा। तो ये यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता क्या है, इट इज़ एन इनवेसिव प्रोसीजर। क्या होता है, इनवेसिव प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक देखो इनवेसिव और नॉन इनवेसिव। इनवेसिव का मतलब जो बॉडी के ऑर्गन के होल में अंदर जो ट्यूब जाए, वो या तो होल बनाया जाए किसी चीड़ा लगा के, इंसिजन लगा के जो है कि होल करके उसमें जाए, तो ये भी इनवेसिव प्रोसीजर है। इनवेसिव प्रोसीजर का मतलब कि बॉडी कैविटी में या होल में या छिद्र में या कहीं पे अंदर इंसर्ट किया जाए या कुछ होल बनाया जाए आर्टिफिशियल, आप इंसिजन चीड़ा लगा के कर रहे हैं तो वो इनवेसिव। और नॉन इनवेसिव का मतलब वो होता है कि बॉडी के ऊपरी सतह तक ही रहेगा, बॉडी के ऊपरी सतह तक ही रहेगा, स्किन को नहीं डिस्टर्ब करेगा और ना ही बॉडी कैविटी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये इनवेसिव प्रोसीजर में आता है कैथेटर, क्योंकि कैथेटर अंडर डालते हैं और कहाँ तक, ब्लैडर तक पहुँचाते हैं, इसलिए ये इनवेसिव प्रोसीजर है। विच इन स्टेराइल कैथेटर, which in sterile catheter introduce into bladder through the urethra। यूरेथ्रा के द्वारा क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। अब किसको किसको कैथेटर लगाने की ज़रूरत है, जैसे क्रिटिकल इल पेशेंट है, क्रिटिकल इल पेशेंट है, उसको मूव करने के लिए, बेड से उठने के लिए मना किया गया है तो उसके लिए, ठीक है। हु आर अनेबल टू यूरिनेट सच एज, आईसीयू में पेशेंट है तो उसको कैथेटर डालना होगा, ठीक है। कोमा में है तो उसको डालना होगा, सीवियर दोनों पैर में फ्रैक्चर है तो उसको डाल दीजिए, ठीक है। रिक्वायर एक्यूरेट आउटपुट मेजरमेंट सच एज आफ्टर सर्जरी एंड रीनल एंड कार्डियक डिजीज पेशेंट। जैसे देखिए अगर जो है कि सर्जरी का पेशेंट है तो वो, और या किडनी का डिजीज का पेशेंट है तो वो, और कार्डियक का पेशेंट है तो वो, ठीक है। इस कंडीशन में जो है कि यूरिन का आउटपुट मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आउटपुट नॉर्मल से बहुत कम आ रहा है तो उसको पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमें जब पता, क्योंकि कैथेटराइजेशन डायग्नोसिस के लिए भी डाला जाता है, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए कैथेटर डालना पड़ेगा। उसके बाद किडनी डिजीज़ में ही मान लीजिए अगर जैसे डायबिटिक है या फिर ऐसा पेशेंट है कि उसका यूरिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी कैथेटर डालना होगा कि बार बार वो पास नहीं कर पा रहा है, या टाइप ये डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको। यूरिनरी रिटेंशन या ऑब्स्ट्रक्शन, जिसका पेशाब रुक गया हो या फिर कहीं पे ब्लैडर्स में तो नहीं रुका हो, यूरेथ्रा में कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, रुकावट आ रहा हो, उसको डालेंगे कैथेटर। ड्यूरिंग हॉस्पिक केयर मतलब कि और एट द एंड ऑफ लाइफ, यानी कि मतलब कि कैंसर के 4th स्टेज में है, कैंसर के 4th स्टेज में है, या फिर अंतिम सांस ले रहे हैं, मतलब कि अब कभी भी जा सकती है, कभी भी इनका प्राण जा सकता है, या फिर बहुत आईसीयू में है, सांसें चल रही हैं, कब ने मतलब कि उस कंडीशन में, तो सीवियर मतलब कि इल,
एकदम क्रिटिकल इल पेशेंट को हॉस्पिस केयर जब देते हैं, यानी कि जो 6 महीने से भी ज़्यादा बेड पे पड़ा रह गया या फिर वो क्योर नहीं हो पाया, तो वो हॉस्पिस केयर में चला जाएगा। कैंसर का पेशेंट हो गया वो, या तो फिर बहुत ज़्यादा सीवियर ऐसे ऑर्गन का प्रॉब्लम हो गया कि ऑर्गन डैमेज हो गया या फेल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, डालना होगा कैथेटर। ठीक है। फॉर टू इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन ड्रेनेज, या तो कभी कभी कैथेटर इसलिए डालते हैं कि हमें कुछ मेडिसिन यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाना होता है उसके लिए, या फिर किडनी तक पहुंचाना होता है उसके लिए, या फिर कोई अंदर से हमें ड्रेनेज करना होता है, पस वगैरह निकालना होता है तो उसके लिए, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, यानी कि कुछ बीमारी का पता लगाने के लिए भी हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशन हो गया। उसके बाद डियर हम बात करेंगे आपको कि कंट्रा इंडिकेशन, किसको यूरिनरी कैथेटर नहीं डालना चाहिए। जैसे यूरेथ्रल इंजरी, जिसके यूरेथ्रा में इंजरी है उसको नहीं डालना है। यूरेथ्रल कॉन्स्ट्रिक्शन, यूरेथ्रा में जैसे कि मान लीजिए ये ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये ब्लैडर हो गया और उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। तो इस यूरेथ्रा में, ठीक है, इस यूरेथ्रा में अगर इंजरी है तब नहीं डालना है, यूरेथ्रा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है तब नहीं डालना है, या ब्लड सीन एट मीटस, या तो फिर यहाँ पे अगर जैसे कि मान लीजिए हल्का सा यूरिन आ रहा है और वो भी ब्लड के साथ आ रहा है तो उसको भी नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड अगर ब्लीडिंग यहाँ कहीं, ब्लड अगर यूरिन में आ रहा है तो कहीं अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और अगर हम ऐसे में कैथेटर डालेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, उस दौरान नहीं डालते हैं, एवॉइड करते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो, ठीक है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी कि बार बार यूरिन जो है कि उसका बाहर चला रहा है, वो जब खुद ही बाहर चला रहा है तो फिर उसके लिए क्या डालना है। ठीक है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब बार बार उसको यूरिन पास करने का आ रहा है तो उसके लिए, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस है तो उस कंडीशन में नहीं डालना होगा। तो यानी ये सब वो कंडीशन है जिसमें यूरिनरी कैथेटर नहीं डालना है। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि कैथेटर कितने टाइप का होता है और क्या क्या उसका साइज होता है और किसको किसको ये पड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 टाइप का कैथेटर होता है, इंटरमिटेंट या टेम्पोररी कैथेटर। ये तब डालते हैं कि बस खाली यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना हो, उसको कहीं पेशेंट के जो लोअर एब्डोमेन में चिपकाएंगे नहीं, या फिर जो है कि यूरिनरी बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बैग वगैरह इसमें कुछ नहीं लगता है। इसमें इंटरमिटेंट या इसीलिए टेम्पोररी कहते हैं, बस खाली इसको डालते हैं, डालने के बाद यूरिनरी ब्लैडर खाली हटा देंगे, निकाल देंगे। ये सिंगल यूज के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंगल। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए यूज करने के लिए, जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, एब्डोमिनल ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर जैसे कि LSCS ऑपरेशन से बच्चे को पैदा कर मतलब बॉर्न करा रहे हैं, इंसीजन लगाना है, एब्डोमेन इंसीजन लगाना है, तो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना होता है। तो खाली करने के लिए यही वाला कैथेटर डाल देते हैं। ठीक है, कैथेटर डाल देते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यूज फॉर एम्प्टी ब्लैडर, ये सिर्फ ब्लैडर को खाली करने के लिए, जैसे ब्लैडर खाली होगा इसको हटा देंगे। बिफोर पैरासिंटेसिस, देखिए पैरासिंटेसिस इसी को कहते हैं, जो पेरिटोनियम से क्या करते हैं, फ्लूइड का इकट्ठा हुआ है तो उसको वो निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद कैथेटर नेम, इसका नाम क्या है, तो K19 कैथेटर होता है, जो ये इसको K19 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, K90 से कहते हैं। और रॉबिन्सन कैथेटर या स्टेट कैथेटर दूसरा होता है, रहेगा ऐसे ही, लेकिन वो किसका रहेगा, रबर का रहेगा। ठीक है, ये प्लास्टिक का है और वो रबर का रहेगा, और वो ज़्यादा देर तक प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि ये रॉबिन्सन कैथेटर रबड़ का होता है, वो कंफर्टेबल होता है, स्ट्रेट कैथेटर होता है, और इसको तो मोड़ भी सकते हैं, स्ट्रेट कैथेटर होता है, और वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हेमेटोमा, ज़्यादातर क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल होल होता है, यहाँ पे टिप पे सिर्फ होल होता है, लेकिन उसमें यहाँ पर भी कई जगह होल होता है, उस वाले में, रॉबिन्सन वाले में, अभी मैं आगे रखा हूँ। तो वो क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हेमेटोमा यानी कि अगर यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट बन रहा है, तो जब पेशेंट के यूरिन में ब्लड का क्लॉट आ रहा हो तो उस पेशेंट को यही वाला रॉबिन्सन वाला कैथेटर इंसर्ट करते हैं।
इफ़ एनी क्लॉट फॉर्म इन ब्लैडर बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल होल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होल होता है, इसमें नहीं। ये तो K19 है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका रॉबिन्सन कैथेटर। देखिए ये रॉबिन्सन कैथेटर है, ये रॉबिन्सन कैथेटर है आपका, ये रबर का होता है। देखिए इसमें जो ये क्या होता है, बस खाली ब्लैडर को खाली करते हैं। देखिए यहाँ तक इंसर्ट किए, यहाँ तक इंसर्ट किए, इंसर्ट करने के बाद जिससे ब्लैडर खाली हुआ इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो दोनों का काम वही है शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल ये होता है और ये स्ट्रेट होता है, ये थोड़ा लंबे समय तक पड़ा रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैथेटर है, ऐसे डाल देते हैं। तो पर्पज़ इसका क्या होता है, टू ड्रेन यूरिन, बाहर निकालने के लिए, यूरिन को बाहर निकालने के लिए। टू ऑब्टेन यूरिन स्पेसिमेन, कभी कभी यूरिन हमें सैंपल कलेक्शन करना होता है तो इसी से ही कर लेते हैं, ठीक है, यूरिन स्पेसिमेन। उसके बाद यूज, एक सेकेंड, आगे कह रहा है कि यूज फॉर इम्पटी ब्लैडर, ब्लैडर को खाली करने के लिए, बिफोर पैरासिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू डिटरमाइन रेजिडुअल वॉल्यूम, टू डिटरमाइन रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिन लेफ्ट इन ब्लैडर आफ्टर वॉइडिंग, ठीक है। तो यानी कि इसको हम इसलिए खाली करते हैं कि पूरी तरीके से ब्लैडर खाली होने के बाद, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन रुक रहा है, कितना यूरिन रुक रहा है, अमाउंट ऑफ यूरिन लेफ्ट इन ब्लैडर आफ्टर वॉइडिंग, पूरी तरीके से खाली करने के बाद, यानी इसका इस्तेमाल करके ब्लैडर को खाली करने के बाद अगर फिर भी अगर उसमें बच रहा है तो वही डिटरमाइन करने के लिए कि कितना ml बच रहा है ब्लैडर में, ठीक है। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें दिक्कत हो जाता है, तो ब्लैडर में यूरिन भरा रहता है, वो खाली नहीं होता है, तो वो कारण क्या है, किस वजह से वो उसमें यूरिन बचा हुआ है, खाली पूरी तरह क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी डिटरमाइन करने के लिए ये उद्देश्य होता है। उसके बाद डियर इनड्वेलिंग कैथेटर, ठीक है, इनड्वेलिंग कैथेटर, इनड्वेलिंग कैथेटर या फिर रिटेंशन या फिर फॉली कैथेटराइजेशन, इसको फॉली कैथेटर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म, आईसीयू में पेशेंट है, लंबे समय तक 3 दिन 4 दिन रखना है तो उसके लिए भी 30 डेज़ तक भी रख सकते हैं, लेकिन इतने देर तक नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको दो है कि 1 से 2 हफ्ते बाद चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म फॉर बेड रिडन, काफ़ी लंबे समय से पेशेंट बेड पे पड़ा है उसके लिए यूज करते हैं। इन विच एन इन्फ्लेटेड बैलून होल्ड कैथेटर इन प्लेस, एक बैलून होता है, देखिए इस साइड पे एक बैलून होता है जो उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, यहाँ से इन्फ्लेट कर देते हैं फ्लूइड डाल के, ठीक है, फ्लूइड डाल के स्टेराइल वाटर डालते हैं, ठीक है, स्टेराइल वाटर डालते हैं। नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा तो लोग नॉर्मल सलाइन का यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं करना चाहिए इस कैथेटर में, ठीक है। बैलून को फुलाने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्टेराइल वाटर का यूज करना चाहिए। कैथेटर अटैच टू द कैथेटर बैग, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये जो बैग, ये यूरिनरी बैग का ये ट्यूब है, यूरिनरी बैग का ट्यूब है, और ये कैथेटर से अटैच कर दिए और इसमें पानी भर रहा है, इसमें यूरिन इसमें कलेक्ट हो रहा है, और ये मेजरिंग देखिए बने हुए हैं कि कितना ml पास हुआ है। ये कलेक्शन बैग है, और इम्पटिंग स्पॉट मतलब यहाँ से खाली करने वाला एक ट्यूब लगा होता है, यहाँ पे हब, इसको खोल दीजिए तो यहाँ से खाली हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म जो बेड रिडन में यानी कि लंबे समय तक बेड पे पड़े हैं उनके लिए होता है। यूरिन इज कंटिन्यूसली इम्पटीड बाय ग्रेविटी, ठीक है, अपने ग्रेविटी के अनुसार यूरिन जो है कि यूरिनरी ब्लैडर में आता रहता है और खाली होता रहता है और इसमें भरता रहता है, ठीक है। तो इसको प्लेस करेंगे, सबसे पहले कैथेटर के बारे में जान लीजिए कि कैथेटर, देखिए कैथेटर का पार्ट, ठीक है, फॉली कैथेटर का पार्ट की बात करें तो देखिए सबसे आगे वाले पार्ट को आइलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलेट। थोड़ा सा जूम कर दें, हाँ जूम कर दे रहे हैं, रुक जाइए। देखिए आइलेट कहते हैं टिप वाले को, जहाँ होल रहता है
उसे क्या कहते हैं, आइलेट कहते हैं, और इसे बैलून कहते हैं जो फिक्स करता है ब्लैडर में इतना पोर्शन को। और ये कैथेटर वाला रबर है, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूब है, ये ट्यूब इसलिए है कि कनेक्ट करते हैं यूरिनरी बैग, ड्रेनेज ट्यूब कनेक्ट करते हैं इससे, और यहाँ से इन्फ्लेट बैलून को फुलाते और पिचकाते हैं, यहाँ से सिरिंज 10 ml का सिरिंज लेके फुलाते और पिचकाते हैं, ठीक है। पोर्ट है, ये पोर्ट है फॉर बैलून इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, फुलाने और पिचकाने के लिए। इन्फ्लेशन मतलब फुलाना, डिफ्लेशन मतलब पिचकाना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये देखिए ड्रेनेज ट्यूब है यूरिनरी बैग का, और ये यूरिनरी बैग है या कलेक्शन बैग इसी को बोलते हैं। और ये देखिए खाली करने वाला पोर्ट है, यहाँ से नीचे से खाली किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको प्लेस कैसे करते हैं, ये हमेशा के लिए रखते हैं, हमेशा के लिए नहीं सॉरी, मतलब कि लंबे समय तक रख सकते हैं इसको। तो देखिए ये पोर्ट है इसका, एक इन्फ्लेट करने वाला और एक इसमें यूरिनरी बैग को अटैच करने वाला। और यह देखिए ये अंदर जाने के बाद, ब्लैडर में जाने के बाद इसको फुला दिए, ठीक है। तो ये बैलून फूल गया तो ये फिक्स हो जाएगा वहाँ पे ब्लैडर में, ठीक है। तो ये मेल का दिखाया गया, ऐसे ही फीमेल में होता है, थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। क्योंकि मेल में 16 से 18 सेंटीमीटर तक इंसर्ट किया जाता है और फीमेल में 6 से 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब आइए देखिए क्या है कि नॉर्मल रबर कैथेटर यूज्ड अप टू मैक्सिमम, अगर नॉर्मल रबर का कैथेटर है तो 30 डेज तक यूज कर सकते हैं। आफ्टर शुड बी चेंज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसके बाद जो है कि यूज कर 30 मतलब मैक्सिमम 30 दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चेंज कर देंगे, जैसे 1-2 हफ्ते या 2 हफ्ते पर चेंज कर देंगे तो अच्छी बात है, इन्फेक्शन से बच जाएगा। इन्फेक्शन से बचाना हो तो इतना जल्दी 2 हफ्ते बाद चेंज करिए, लंबे समय तक मत रखिए, ठीक है। तो ये उसके बाद डियर देखिए आगे इसमें कुछ और हम बता रहे हैं इस कैथेटर के बारे में। देखिए सिलिकॉन कैथेटर वी कैन यूज अप, या फिर फॉली कैथेटर यूज, ठीक है। जो सिलिकॉन का फॉली कैथेटर बना होता है, वो 90 दिन तक यूज कर सकते हैं। आफ्टर शुड बी चेंज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। 90 दिन के बाद क्वेश्चन पूछता है कि जो रबर वाला रहता है वो 30 दिन तक आप मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। और वो जो सिलिकॉन वाला आता है उसको 90 दिन तक रख सकते हैं, ठीक है। और साइज़ की बात करें तो यूजुअली 12, 14, 16, 18 नंबर के फ्रेंच के होते हैं एडल्ट के लिए। फार बिलो 12 इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। अभी आगे मैं साइज़ भी रखा हूँ। बैलून की कैपेसिटी कितनी होती है, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है फूलता है, उस बैलून की बात कर रहा है, उस बैलून की, जैसे वो यहाँ पे जाता है ऐसे फूलता है ना, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर में, इस वाले बैलून की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना तक इसको फुला सकते हैं आप, 5 से 30 ml तक, ठीक है। मिनिमम 5 ml तक फूलेगा और मैक्सिमम 30 ml तक। यूजुअली 10 to 15 ml में ही काम हो जाता है, इसलिए 10 ml के सिरिंज में स्टेराइल वाटर भर, देखिए यहाँ पर कहा है स्टेराइल वाटर, नॉट नॉर्मल सलाइन, ठीक है। स्टेराइल वाटर इज इनफ फॉर इन्फ्लेशन। टू वे कैथेटर यूज्ड फॉर यूरिनेशन एंड 3-way कैथेटर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। या फिर जो है कि इसमें यूजुअली आफ्टर ये जो है कि इसमें कभी कभी सैंपल कलेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें देखिए 3-way कैथेटर किस लिए, कॉन्टीन्यूअस, किसके लिए, कॉन्टीन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन, यानी कि लगातार ब्लैडर को साफ करने के लिए 3-way कैथेटर यूज करते हैं, 3-way कैथेटर, ठीक है। तो 3-way CBI ये मत सोचिएगा, CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ये मत सोचिएगा, इसी का नाम है शॉर्टकट, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन यूजुअली आफ्टर, ठीक है। ट्रप प्रोसीजर, देखिए ये ट्रप प्रोसीजर ये होता है, इसमें जो है कि जो कैथेटर होता है वो इंसर्ट करते हैं ब्लैडर को इंसीज लगा के, ठीक है। इसके प्रोसीजर के बारे में लंबा है, मैं बता दूंगा आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा तो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए साइज़ देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे आज जो है कि मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि साइज ऑफ फोली कैथेटर के लिए बात करें अगर तो देखिए इसमें मेल के लिए 6 से 8 इंच इंसर्ट करना होता है, यानी 16 से 20 सेंटीमीटर
कितना इंच में बात करें तो 6 to 8 इंच या फिर 16 से 20 सेंटीमीटर इंसर्ट करना होता है पेनिस से लेते हुए। पेनिस से ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए 16 से 20 सेंटीमीटर कैथेटर इंसर्ट करना होता है। साइज़ की बात करें तो 18 फ्रेंच का ले सकते हैं और 16 फ्रेंच का ले सकते हैं मेल के लिए। कलर की बात करें तो 18 वाले का रेड होता है, 16 वाले का ऑरेंज होता है, ठीक है। तो उसके बाद फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में 2 to 3 इंच ही इंसर्ट करना होगा, यानी अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 6 से 8 सेंटीमीटर ही इंसर्ट करना होगा, ठीक है। साइज़ की बात करें तो 14 फ्रेंच का और 12 फ्रेंच का, यानी 14 फ्रेंच का ग्रीन होता है, 12 फ्रेंच का वाइट होता है, ठीक है। चाइल्ड में बात करें तो चाइल्ड में 8 से 10 फ्रेंच का येलो कलर का होता है, और इन्फेंट में बात करें तो इन्फेंट में लेस देन 8 फ्रेंच का होता है। तो इसमें जो है कि वो यूज करते हैं, पर्पल कलर का आता है, ठीक है, पर्पल कलर का आता है, उसको यूज करते हैं। तो देखिए इसका याद करने का तरीका देखिए, 18 2 16 नीचे से आइए, नीचे से देखिए 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18, 2 का फ़र्क है, नीचे से आना, नीचे से जाना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, नीचे से आना, ठीक है। नीचे से 8 से 10, जैसे मान लीजिए बच्चे का 8 मान लीजिए, इस इन्फेंट का 8 मान लीजिए, इन्फेंट का 8, चाइल्ड का 10, और उसके बाद फीमेल का 12 14, ठीक है। फिर उसके बाद 16 18, 2 का फ़र्क पे है, 2 का। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद करने का, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या है, लाल और हरे हैं, लाल और हरे हैं, ये लो कैथेटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त मांगा कि कैथेटर दो, ठीक है, कैथेटर दो, तो उसने बोला कि मुझे जो भी साइज़ बोला, मान लीजिए उसने कहा कि 14 फ्रेंच की हमें दो, तो अब उसको कैथेटर आपको देना है, अपने दोस्त को कैथेटर, या फिर डॉक्टर ही मांग रहा है, आप नर्स हो तो डॉक्टर ही मांग रहा है कि इतने साइज़ का कैथेटर दीजिए, 12 फ्रेंच का कैथेटर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए 12 फ्रेंच का कितना होता है, वाइट होता है। तो इसमें देखिए लाल और हरे, लाल मतलब रेड, और मतलब ऑरेंज, हरे मतलब ग्रीन, है मतलब वाइट, येलो कैथेटर, येलो डॉक्टर को दे रहे हो चाहे दोस्त को दे रहे हो, येलो कैथेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका कोड है, कैथेटर का है। तो क्या करना होगा, रेड, और 2 का फ़र्क करना होगा। रेड का स्टार्ट करना होगा 18, 2 कम करके 16, 2 कम करके 14, 2 कम करके 12, 2 कम करके 10, ठीक है, और 2 कम करके 8, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर ने या स्टाफ ने, किसी ने कैथेटर आपसे साइज़ का मांगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि लाल और हरे हैं येलो कैथेटर, लाल और हरे हैं येलो कैथेटर, ठीक है। तो लाल वाला 18, और मतलब ऑरेंज 16, हरे मतलब कि ग्रीन 14, है मतलब वाइट 12, और येलो मतलब 10, ठीक है। तो ये लो, ऐसे याद करने वाला तरीका है, इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो डियर, ये अगर अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो इसको जो है कि नोट कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना ये ट्रिक। और इस वीडियो को चाहो तो आप क्रॉप कर लेना, कट कर लेना, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में डियर, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इसी को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे प्लेसमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे कि मेल में डालते वक्त क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और फीमेल में और चाइल्ड में, इन्फेंट में। तो यानी प्रोसीजर के बारे में 2-4 पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो आप नेक्स्ट क्लास में आप आ जाइएगा, बने रहिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि अगला वाला क्लास आएगा तो कहीं आपका छूट ना जाए, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच डियर।